हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सेल। सेल एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में इसका मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मोस्टली जानकारी भी दूंगा। कहीं ना कहीं से आपको ये टफ लगने वाला, इजी लगने लगेगा। तो चलिए आज सेल को पढ़ते हैं। तो सेल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन साइंटिफिकली जो भी हम आप लोग पढ़ते हुए हैं क्या होती है? इट इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरल, इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। लाइफ मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें यह समझना होगा कि स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है, इसको फंक्शनल क्यों बोला जाता है और बायोलॉजिकल क्यों बोला जाता है। चलिए, अगर हमें ये पॉइंट समझ में आ गई, सेल कभी भी मिस नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कि कैसे। ये है, देखिए स्ट्रक्चर, ये है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे इसमें ब्लॉक से बने हुए हैं। ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये ब्लॉक्स हैं। ये कहीं ना कहीं इसको, कहीं पर राउंड है, कहीं पर ये स्क्वायर है, बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप का है कहीं पर। तो इस तरह की आकृति मतलब शेप। ये जो शेप दिख रहे हैं, अब ये सेल का पार्ट है। हमने यहां पर लिया है ऑनियन, आलियम सेपा इसका बॉटनिकल नेम है, ऑनियन। तो ऑनियन यानी कि प्याज की लेयर ले ली और उसका स्टडी किया, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई देते हैं हमको। ये तो ये सारे क्या है? क्या हम इनको ये बोल सकते हैं स्मॉल रूम्स। ये सेल है तो इनको स्मॉल रूम्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम इनको स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? जब बहुत सारे ब्लॉक ऐड होकर तब जाकर उन्होंने एक पार्ट बनाया है। तो ये तो था स्ट्रक्चर। तो हमारी डेफिनेशन में क्या था? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल। तो हमने आपको दिखाया है कि कैसे ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चरल है, इसीलिए इसे बोला गया है कि स्ट्रक्चरल। अब फंक्शनल कैसे है वो समझिए। इन सेल के इन ब्लॉक्स के अंदर क्या है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये सारे पोर्शन पाए जाते हैं। तो इनके अंदर इनके रेस्पिरेशन, आना जाना, गैसेस का रेस्पिरेशन होता रहता है। गैसें आती हैं जाती हैं, और ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो हर जगह तक पहुंचाता है इसमें। तो ये एरिया मतलब ऐसा होता है कि इसका आदान प्रदान होता है। एक गैस जाती है, दूसरी बाहर जाती है वाटर से। ये प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं? यानी कि अर्थ से ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते, खींच लेते, पुल कर लेते हैं और जाकर फिर इनको एक दूसरे से पहुंचा देते हैं। तो आना जाना ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? इस सेल के स्ट्रक्चर की वजह से। इसका मतलब ये फंक्शन करती है। ये सारी चीजें तभी तो वो डेवलप हो पाता है। इट मींस ये फंक्शनल भी है क्योंकि इसके अंदर फंक्शन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो जब ये फंक्शनल है इसीलिए इसे बोला गया फंक्शनल। तो ये स्ट्रक्चरल हो गई और फंक्शनल हो गई। अब क्या है?
मैंने उसमें लास्ट में बताया था बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल क्योंकि ये एक पार्ट है, ये लिविंग का पार्ट है, एनिमल का भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकती है, किसी का भी, तो ये बायोलॉजिकल हो गई। अब ये सारी प्रोसीजर सारी सेल के अंदर होती है, इसीलिए इस सेल की डेफिनेशन क्या बनाया गया? सेल की डेफिनेशन बनाई गई है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ क्यों? क्योंकि इसी से ही लाइफ स्टार्ट होती है। जब यही बिल्डिंग ब्लॉक करके एक ऑर्गन और ऑर्गन के बाद एक बॉडी बना लेती है, तभी तो बनता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि सेल कैसे, कब किसने इसको डिस्कवर किया, वो देखते हैं हम। तो ये है सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। इसी सेल को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसे सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। अब सेल, बहुत से लोग हैं कि अब सेल की स्टडी करेंगे। जब इसका डिस्कवरी हो गई तो फिर इसका डिस्कवर होने के बाद इसकी स्टडी की गई। अब सेल की जब हम स्टडी करेंगे तो द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। तो इसीलिए इसकी साइटोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सेलुलर ब्लॉक्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं सेलुलर स्टडी भी कह सकते हैं। मोस्टली साइटोलॉजी कहिएगा वही ठीक है, लेकिन ये भी है इसका। तो अब ये सेल की स्टडी भी हो गई। सेल होती क्या है ये आपने समझ ही लिया है। इसके बाद सेल कितने टाइप की होती है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सेल दो टाइप की होती है, दो काइंड है इसके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहीं पर आप थोड़ा समझ जाइए। जब सेल इतना पार्ट है इसका, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चर और फंक्शनल हो गया, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल बड़ी हुई होती है, छोटी भी होती है, तो वो कैसी सेल होती है? तो मैं आपको यहीं पर आपको साइड में बता देता हूं। सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यहां हम लिख देते हैं आपको स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाई जाती है? तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक बैक्टीरिया है, इसकी सेल। तो बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और कितनी होती है? 0.2 से 0.3 म्यू एम। ये होती है, सबसे छोटी सेल है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके बाद लार्जेस्ट सेल कहां पाई जाती है? तो लार्जेस्ट सेल को देख लीजिए, ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग, उसके अंडे की जो सेल होती है उसकी लेंथ होती है 130 से लेकर 170 तक मिलीमीटर। और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कौन सी सेल सबसे बड़ी है? उसका नाम है न्यूरॉन। आप यहां पर याद कर सकते हैं न्यूरॉन। तंत्र का तंत्र वाला जो केस होता है वो सबसे बड़ी है ह्यूमन में। तो अब ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कौन सा? कि सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाई जाती है?
तो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया में पाई जाती है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो क्वेश्चन में आपको ये दिया जा सकता है, 3 बैक्टीरिया के नाम दिए होंगे और वहां पर चौथा है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी दिया होगा। तो कौन सा है कौन सा नहीं वो आपको बताना होगा। या फिर सबसे लार्जेस्ट सेल पूछ सकता है, हो सकता है बड़े बड़े एनिमल्स के नाम लिख दे, सी एनिमल्स के नाम लिख दे और टफ वहां पर, उसके बाद आपसे पूछे और वहीं पर ऑस्ट्रिच एग भी दिया गया हो, तो आप सोचो कि व्हेल है, हो सकता है सी एनिमल में व्हेल दे दे या शार्क दे दे, तो उसका आप सोचो बहुत बड़ी मछली फिश होती है तो इसी की सेल बड़ी होगी। नेवर, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की ही सेल बड़ी होती है, चाहे बॉडी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो ये 3 पॉइंट आपको लर्न रखने होंगे, ये 3 पॉइंट ही अक्सर पूछे गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सेल के काइंड। अब देखिए सेल का डिवीजन कर दे रहे हम। अब सेल कितने टाइप की होती है मैंने आपको बता दिया था, 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो, इसका डिवीजन देखिए। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, और प्राइमिटिव का मीन होता है कि जो इनिशियल सेल पैदा हुए दुनिया बनने के बाद, अगर इस अर्थ पर कोई सबसे पहला पैदा हुआ है जो लाइफ को बियर करेगा, वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो प्राइमिटिव इसीलिए से बोला जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं इनिशियल सेल, सबसे पहली सेल इसे ही बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब यहां देखिए कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब यह होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस या तो सबसे पुराना प्राइमिटिव इनिशियल पाया जाता होगा या फिर नहीं पाया जाता हो। इसे हम सीडो भी कहते हैं। सीडो का मतलब होता है झूठा, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, मालूम ही है। तो ये जो सीडो है ये तो सीडो न्यूक्लियस माना जाएगा, या फिर प्रोकैरियोटिक, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर इसी की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो और अदर पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो समझिए। कोई एक लार्ज एनिमल हो, उसके बॉडी में जो पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गन कहते हैं, जैसे हम लोगों की बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। इसी तरह से जब सेल भी तो फंक्शन करती है, तो सेल के अंदर जो इसके छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं, हालांकि हम उनको ऑर्गन नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है और हम न्यूड ऐसे इनको देख भी नहीं सकते कभी भी। जब देख नहीं सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इसीलिए इनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब ऑर्गेनल्स में कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, सो ऑन। ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की पिक्चर दिखाता हूं। ये देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है,
ये जो पार्ट है ये फ्लैजेला, एक धागे नुमा, एक थ्रेड जो दिख रहा है, ये क्या है? फ्लैजेला बोलते हैं इसको, फ्लैजेला। और इसमें ये जो हल्के फुल्के जो धागे निकले हुए हैं इनको पाइलस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का ये पार्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल में यहां पर देखिए, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है, आपको बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जिस थैली हम कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उस मटेरियल को रखने वाले का नाम साइटोप्लाज्म है। तो देखिए साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म है ये। एंड देन इसके बाद तो ये है साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, फिर इसके बाद देखिए न्यूक्लियोइड डीएनए। अब इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? ये एक सर्कुलर है। अगर आपको वहां से सही से नजर आ रहा होगा, इसमें देखिए ये सर्कुलर। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर्कुलर डीएनए जो सिंगल क्रोमोसोम होता है वो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? तो सीधी सिंपल बात है, ध्यान से देखिए। ये जो है ये किसमें पाया? इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, डीएनए। राइबोसोम इसमें मिलते हैं, छोटे छोटे पार्ट जो दिख रहे हैं, ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर पाए जाते हैं। याद हो जाएगा। पूछ लेता है ये कि राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम दोनों प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में मिलता है। दोनों सेल के अंदर आता है राइबोसोम, याद हो जाएगा। ये अब ध्यान से देखिए कैप्सूल, ये जो इसकी आकृति है, जो शेप है, थोड़ा काट के दिखाया गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बोलते हैं? इसे कैप्सूल कहते हैं। ये सारी प्रोसीजर जो भी इसका जो फिगर है वो इसके अंदर ही है, तो ये कैप्सूल हुआ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी एक लिक्विड टाइप का भरा होता है, इसके अंदर जो एक लिक्विड टाइप का भरा होता है जिसमें ये क्रोमोसोम्स, ये डीएनए फ्लो इधर उधर करता है, मूव कर लेता है इजीली, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसे कंट्रोल किए रहती है, बाहर नहीं आने देती, इसे कहते हैं। तो ये है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, तो ये देखिए कि मैंने अभी आपको, हाँ तो यहां थे हम, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको ये चीज सारा बता दिया कि ये क्या है यहां पर। इसके बाद अब है आपका यूकैरियोटिक। तो ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके बारे में वो मैंने अभी फिगर भी दिखा दिया आपको कि इस तरह की होती है और ये चीज पाई जाती है। अगर आपके माइंड में ये फिगर और ये पॉइंट्स याद रहे, कभी भी नहीं भूलोगे। देन हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की। यू का मतलब होता है ट्रू होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है ट्रू। तो और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अभी बताया था, न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, इट मींस क्या हुआ कि इसमें सच्चा केंद्रक पाया जाता है। और जब केंद्रक हमारे बॉडी का या किसी भी सेल का अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियस एक मेन पावर है जो लीड करता है सारे ऑर्गेनल्स को। तो जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट है जो सारी चीजों को कंट्रोल करके लाइफ को गो ऑन बनाए रखता है, वैसे ही ये न्यूक्लियस है जो सेल को लीड करता रहता है। क्या होना है, वो न्यूक्लियस की वजह से ही सारा होता है। तो इसमें वो पाया जाता है। जबकि अभी मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल को बताया था, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं मिलता है और इसमें मिलता है। जब इसमें मिलता है तो क्या पॉइंट होगा, ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। तो अब देखिए ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जब न्यूक्लियस है तो सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी पाई जाएगी। सेल वॉल क्या होती है, ये सारे ऑर्गेनल्स ही है जिनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब आपको अलग अलग करके हम बताएंगे। तो अभी इसमें क्या है कि ट्रू, इसे यू क्यों बोलते हैं, यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये यू का मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और जब न्यूक्लियस पाया जाता है तो बाकी ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। ऑर्गेनल्स में मोस्टली सारे आ जाते हैं। तो ये है आपका, इसके लिए फिगर की अगर हम बात कर लें तो ये देख लीजिए, ठीक, ये है फिगर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे देख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, एक तरफ मैंने यूकैरियोटिक ले रखा है, दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक ले रखा है। प्रोकैरियोटिक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो हम इसे अभी देख चुके हैं। ये यही तो था जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्लैजेला, ध्यान से अगर देखो तो आपको ये नजर आएगा, वही फ्लैजेला था अभी। और ये सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है आराम से समझ जाएंगे। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई पेड़ है, अगर हमने यहां बना दिया, वो भी तो कोई सेल होगी इसकी। तो ये जो अपर लेयर है, जो एक रिज्ड पार्ट होता है, रिज्ड मतलब हार्ड पार्ट, और ये कैसा होता है, नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग होता है, तभी तो टूट जाता है, उसमें क्या पता लगता है, कुछ भी नहीं। पेड़ की नॉर्मली अगर हम कहते हैं तो छाल कह सकते हैं। तो ये सेल वॉल होती है। स्टार्टिंग में जब ये बनता है तब तो ये लिविंग पार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है और तो ये हार्ड होती चली जाती है, और उस वक्त ये कैसे हो जाती है, नॉन लिविंग हो जाती है। तो सेल वॉल कहते हैं इसे। तो अब इसमें भी सेल वॉल तो पाई जाती है, वही सेल वॉल इसके अंदर भी है। क्या है, ये है सेल वॉल। अब देखिए इसे, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। यहां से ध्यान दीजिए, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। इट मींस जब सेल वॉल है, सेल वॉल बनती तभी है जब सेल मेम्ब्रेन पाई जाए। अगर किसी में सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर सेल वॉल कैसे बनेगी। पहले मेम्ब्रेन ही हार्ड होती चली जाती तो वॉल बन जाती, दीवार बन जाती है। तो वही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है, अगर हम देखा जाए तो अगर दोनों में डिफरेंस करके और एकदम से इसका तो तैयार कर सकते हैं दोनों को। कैसे, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है, तो क्या इसमें सेल वॉल है, इसमें नहीं है। मतलब सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें सेल वॉल है। फ्लैजेला आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस, यहां ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मिल रहा है आपको, न्यूक्लियस है, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें क्या है, न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियोइड है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ध्यान से समझना इसको, कि ये जो दे रखा है एरिया, ये जो एरिया दे रखा है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अभी उसमें बताया था, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जो मटेरियल पाया जाता है उसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इसी में डीएनए का पार्ट जो अभी आपको बताया था, सिंगल क्रोमोसोम,
सिंगल क्रोमोसोम, और वो भी कैसा, सर्कुलर। ये चीज याद रखने की है, सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है इसके अंदर, बट इसके अंदर आपका कंप्लीट मिलता है। इसमें आपको फ्लैजेला मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। राइबोसोम दोनों के अंदर मिलते हैं, प्रोटीन के जो सिंथेसाइज करते हैं, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करते हैं, दोनों में पाया जाता है। इसमें आपको न्यूक्लियस है, ये पाया जाता है, दिखाई दे रहा होगा। दूसरा मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन क्या करती है, इनक्लोज कर लेती है इसे बाहर से, यहां से देख सकते हैं आप। इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या इसमें दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। एक तरफ आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, एक तरफ आपका यूकैरियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंट, आप आसानी से इनको डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर पैदा कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्ट है। इसके बाद ये देखिए, एक ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। अब यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन होता है वो देख लेंगे। हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया, पहले तो सेल पढ़ लिया, सेल क्या होती है, क्या इसकी क्या डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल और यूनिट ऑफ लाइफ, कैसे सेल इसकी होती हैं, कैसे इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में, सेल थ्योरी सचिल्डन और सचवान ने दी है 1838 में, है ना। उसके बाद सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, और ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है ये भी जान लिया, उनका मेजरमेंट भी देख लिया कि कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। अब ये है यूकैरियोटिक सेल, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल को दिखा दिया है। अब यहां देखिए, इस स्ट्रक्चरल ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। क्वेश्चन ये भी आता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर, जो चीज इसमें पाई जाती है वो यहां नहीं मिलेगी, तो वो वही चीज हमें याद करनी है, वही थिंग्स हमें याद करनी है और देखना क्या उनमें अंतर है। तो ये यूकैरियोटिक सेल, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन लोग, कौन कौन थिंग्स आती है, कौन कौन आता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे एनिमल, एनिमल आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वो तो साफ ही दिख रहा है यहीं से ही। दूसरा एल्गी, आल्गी आते हैं। तीसरा कौन आता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स भी आते हैं, इसमें प्रोटोजोअन्स भी आते हैं। प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है जो प्रोटोजोआ फाइलम है, प्रोटोजोआ जो फाइलम है, यूग्लिना, पैरामीशियम, फ्लैजेला, ये क्लोमाइडोमोनास जिसके अंदर पाए जाते हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। इट मींस ये सेल उनमें भी पाई जाती है। तो एनिमल्स, प्लांट्स, आल्गी, प्रोटोजोअन्स, इन सभी के अंदर क्या मिलती है, यूकैरियोटिक सेल मिलती है। सबसे पहले ये आप पॉइंट नोट कीजिए। अच्छा, आप देख लीजिए इन सेल के बारे में, ये है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, इनमें अंतर देख लीजिए। प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल का जो शेप होता है, अगर हम इसको एक इसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करें तो ये कैसी बनती है, लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप की बन जाती है, बन रही है ना, दिख रही। और अगर हम इसको देखें तो ये एक सर्कुलर टाइप की बन रही है, स्क्वायर टाइप की। तो ये इनके अंदर अंतर है
कि ये किस आकार की होती है, किस आकार की होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें देखिए, इसमें वैक्यूल देखिए, वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल कितनी बड़ी है, एक लार्ज वैक्यूल है। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल, यानी कि हिंदी में से कहें रिक्तिका, खाली जगह, हालांकि फंक्शन करती है, खाली जगह केवल नाम की है, इसमें बड़ी पाई जाती है, लार्ज पाई जाती है, और इसमें वैक्यूल छोटी पाई जाती है। डी नहीं लिखकर, ठीक है, इसमें छोटी पाई जाती, नहीं दी तो क्या हुआ, इसमें छोटी मिलती है। इसमें न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर के पोर मतलब छेद, और न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियस को कवर कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, एनवलप, तो वो है। और न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे इसके केंद्रक न्यूक्लियस होता है। ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसमें नहीं मिलता है। आप इसे देखेंगे तो इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है केवल और केवल प्लांट सेल में ही मिलता है। तो ये सारे, ये गाल्जी, वेसिकल, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, सारी चीज जो पाई जाती, याद रखना होगा। सेलुलोज इसमें लिखा है, नहीं है पर याद रखेंगे, सेलुलोज केवल और केवल प्लांट सेल में ही मिलेगा, ना कि कभी एनिमल सेल में मिलेगा, इसमें कभी नहीं आएगा, केवल और केवल इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारे सेल का पार्ट था, सेल की छोटा सा डिस्कशन था। ये आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। हर किस लगभग टीजीटी, पीजीटी सारे एग्जाम के अंदर ये मोस्टली पूछे जाते हैं। थैंक यू।